अब वही तड़कता भड़कता देसी अंदाज, कड़क स्लैंग्स और भौकाली स्टाइल में अगला सीन देखो। पढ़ के हंसी भी आएगी और दिल को तसल्ली भी मिलेगी। घूम। इंजन चालू हुआ। कार में दोनों बहनें बिल्कुल चुप थी। पूरे रास्ते ऐसा माहौल था जैसे गाड़ी में कोई मुर्दा सड़ रहा हो, एकदम भारी और सन्नाटेदार। जब उनका घर पास आने लगा तो सुसी मैडम ने माहौल का बोझ हल्का करने के लिए खुद बात छेड़ी। याओ याओ, भूख लगी होगी ना? घर चल के मस्त 2 प्लेट कीमा नूडल्स बनाती हूं, साथ में खाते हैं। दीदी। सु याओ ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर पड़े और शर्ट पर बिखर गए। दीदी, क्या हम दोनों बहुत नीच और खराब औरतें हैं? मुझे फांग युआन के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। हमने उसके साथ बहुत बड़ा पाप कर दिया ना? सु याओ की मुट्ठी कस गई। उसके नाखून हथेली में गड़ रहे थे। सुसी ने गाड़ी साइड में रोकी और रूखेपन से बोली, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब रोना बंद कर। दीदी, तू इतनी पत्थर दिल क्यों है बे? तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा क्या? सु याओ बिलख बिलख कर रोने लगी और अपनी बहन का कपड़ा पकड़कर झकझोरने लगी। सुसी मैडम ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर चमकती हुई रंग बिरंगी नाइट लाइफ को घूरती रही। सिर्फ घूरती रही। उसका दिल अंदर से कितना छील चुका था, ये सिर्फ वही जानती थी। उधर दूसरी तरफ, ओ उस्ताद, 4 प्लेट बढ़िया हक्का नूडल्स मार के, साथ में पोच्ड एग, हाफ फ्राई, और सुनो, 10 चिकन सीख कबाब और 10 चिकन विंग्स एकदम कड़क भून देना। फांग युआन, मैं ब्रेकअप का गम मनाने की जगह हॉस्टल के लड़कों के लिए दबा के पेलम पेल नाइट स्नैक पैक करवा रहा था। एक हाथ में गरम गरम जहर मसालेदार खाना और दूसरे हाथ में बियर की कड़क बोतलें, भारी भरकम थैले टांगे। जब मैं 8 बजे अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर पहुंचा तो अंदर से गाली ग्लौज और चीखने की भयंकर आवाजें आ रही थी। अबे धुएं का बम, स्मोक, क्यों नहीं फेंका रे ढोंगी? सामने स्नाइपर लगा के बैठा है वो, बिना स्मोक के कैसे निकलूं? अबे चिल्ला मत, आखिरी बंदा बचा है, शांति रख। हाँ, मिड में ड्रॉप गिरा है। देख, अगर तू 1v3 क्लच मार दिया ना तो जो तू बोलेगा वो करूंगा। अगर जीत गया ना तो तू आज से मेरा बाप। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने लात मार के दरवाजा खोला। देखा तो अपना बड़ा भाई, रूममेट क्वान याफेंग, अपनी आंखें फाड़े सीधे लियू नान की स्क्रीन में घुसा जा रहा था। जैसे जैसे बंदा मार रहा था, बड़े भाई की आंखें कंचे की तरह बाहर आ रही थी। अबे एक ही बचा है, मार मार। दुष्ट। स्क्रीन ग्रे, खत्म हो गई। बड़े भाई ने जोर से अपनी जांग पर थप्पड़ मारा। अबे यार, हक दिया साले ने। चल चल हट, अब गेम बंद करो। जरा मेरा हाथ फेशियल देखो। मैंने दोनों हाथों के थैले हवा में लहराए। गेम खेल रहे 2 लौंडों के अलावा ऊपर बेड पर पड़ा हुआ वेई झेन अभी उल्टे हाथ से पलटा और उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे भूखे भेड़िए को शिकार मिल गया हो। अरे ओ भाई साहब, तीसरे नंबर के लौंडे, फांग युआन, ये क्या माल लाया है बे? अबे तेरी ऐसी की तैसी, बारबेक्यू और मेरा फेवरेट फ्राई अंडा। दोनों लौंडे ऐसे झपटे जैसे जंग जीत कर आए, किसी राजा का स्वागत कर रहे हों। सिर्फ तेरा अंडा नहीं है बे, अपने छोटे झेंझेन के लिए उसकी फेवरेट रोस्टेड चिकन विंग्स भी लाया हूं। मैंने स्नैक्स आगे किए और हॉस्टल की फोल्डिंग टेबल बिछाने लगा। तीनों लौंडे पिछले 4 घंटे से गेम पेल रहे थे। पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे थे। थैले से निकलती गरम गरम खुशबू देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और सबसे बड़ी बात, फांग युआन को याद था कि किसको क्या पसंद है। ओ मेरे बाप, तू कितना अच्छा है रे। वेई झेन बेड से नीचे कूदा और सीधे मुझे गले लगाने के लिए भागा। चल चल पीछे हट। मैंने उसे धक्का दिया। मैं भी भूखा हूं, इसलिए ज्यादा लाया हूं। मैं इन 2 जानवरों की तरह नहीं हूं जो सिर्फ अपने ठूंसने का सोचते हैं। वेई झेन ने तुरंत स्टूल खींचा, मुझे राजाओं की तरह बिठाया
और उन दोनों भाइयों को जलील करते हुए बोला, मेरे भाई के लिए एक जबरदस्त गाना समर्पित है। समय थोड़ा धीरे चल जरा, कि मेरी दादी बूढ़ी ना हो जाए। हाँ, अबे बस कर सुरतास। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कराया। साला वेई झेन जब गाना गाता था ना, तो कान से खून निकल जाता था। ऊपर से जितना बेसुरा था, उतना ही गाने का शौकीन था। कहा जाता है कि हाई स्कूल में इसको एक लड़की से प्यार हुआ था। फेयरवेल के दिन बड़ी हिम्मत जुटा के प्रपोज करने गया और सामने खड़े होकर दिलचस्प अंदाज में गाना गा दिया। भाई साहब, लड़की के दिल में इसके लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी भी, तो वो गाना सुनकर ऐसी भागी कि बेचारी का साइंस का दिमाग ही क्रैश हो गया। अबे बियर भी लाया है, मतलब आज पूरी महफिल जमेगी। क्यों भाई, तू भी पिएगा क्या? बड़े भाई याफेंग ने आंख मार के पूछा। ओहो, बड़े भाई तो आज फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, मैंने हंसते हुए कहा। बड़ा भाई याफेंग ठेठ देहाती कड़क लौंडा था। लियू नान एकदम लोकल शहरी और वेई झेन यूपी बिहार बॉर्डर का रंगबाज। हम चारों जब पहली बार रूममेट बने थे, तो पहले ही दिन दबा के दारू मुर्गा हुआ था। उनमें से बड़ा भाई सबसे बड़ा पियक्कड़ था। वैसे मैं फांग युआन दारू बहुत कम पीता था। सिर्फ फैमिली फंक्शंस में बड़े बुजुर्गों के कहने पर 2 घूंट मार लेता था और मुंह बनाकर थूकता था। पर आज मेरा सच में पीने का मन था। कोई नौटंकी या गम का ढोंग करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दारू पीकर बिस्तर पर पड़ूंगा तो तुरंत नींद आ जाएगी। वरना अगर सुसी मैडम की याद आ गई ना, तो दिल टूटना तो तय था। आखिरकार हर लौंडे का पहला प्यार सबसे खास होता है। इंसान अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची, बिना किसी मतलब की निष्पाप मोहब्बत अपने पहले प्यार को ही देता है। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने अपना उदास चेहरा एक सेकंड के लिए छिपाया, बियर का कैन उठाया और वेई झेन के हाथ से चिकन विंग्स ली। गरम मसाले की खुशबू सूंघकर मैंने आंखें बंद की। दिल का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। खट खट खट, चारों बियर के कैन एक साथ खुले। ठंडी कड़क बियर जब गले से नीचे उतरी तो सारे गम बह गए। चीयर्स लॉन्डो। सच कहूं तो कॉलेज लाइफ होती ही इतनी धांसू है। भले ही मेरी लव लाइफ का कचरा हो गया था, पर एनजी यूनिवर्सिटी की वो हरी भरी सड़कें, ज्ञानी प्रोफेसर, ग्राउंड में घूमती हुई शॉर्ट स्कर्ट वाली क्यूट सीनियर लड़कियां और नीम के घने पेड़, ये सब देखकर लगता था कि यहां आकर मैंने कोई गलती नहीं की। मेरी रातों की पढ़ाई बेकार नहीं गई थी। और सबसे बड़े हीरे तो मेरे ये 3 रूममेट थे, 3 नंबर 1 नमूने जो हर सेकंड मुझे हंसा कर लोटपोट कर देते थे। 2 से 3 कैन पेट में जाते ही सबका मूड हाई हो गया। सब अपने अपने हाई स्कूल के कांड सुनाने लगे। कोई किसी की टांग खींच रहा था, तो कोई पुरानी गालियां दे रहा था। मेरा हंस के पेट दुखने लगा। जब दारू का नशा थोड़ा और चढ़ा तो आवाजें बुलंद होने लगी। अबे मेरी बात सुन, कसम से बता रहा हूं। अबे तू चुप कर, मुझे बोलने दे। बात फिर घूम फिर के वेई झेन के उस बेसुरा प्रपोजल पर आ गई। अबे झेनू, तू सच बता, उस दिन प्रपोज करते वक्त तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा था? खत लिख देता, लव लेटर दे देता, गाना गाने की क्या सूझी तुझे? अबे मत याद दिलाओ यार। वेई झेन का मुंह बन गया। आज जब सोचता हूं तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने का दिल करता है। अरे गाना गाना तो कुछ भी नहीं है बे। अचानक बड़ा भाई याफेंग लाल मुंह करके मेज ठोकते हुए खड़ा हो गया। चारों में सबसे ज्यादा दारू उसी ने पहली थी और अब वो फुल एंटलमेंट मोड में आ चुका था। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान, अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। बड़े भाई ने दोनों हाथ हवा में फैलाए, होठों पर एक ऐसी ठरकी और कुटिल मुस्कान लाई, जैसे अगले ही सेकंड वो कोई ऐसा कांड बताने वाला हो कि सुनकर पूरा हॉस्टल हिल जाए। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और भौकाली स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के हंसी के ठहाके भी छूटेंगे
और दिल में हीरो के लिए इज्जत भी बढ़ जाएगी। बड़ा भाई याफेंग अपनी दास्तान सुनाने में एकदम लीन हो चुका था। अबे सुनो, जब मैं स्कूल में था ना, तो एक लड़की के पीछे पड़ा था। बंदी एकदम पढ़ाकू, दूध जैसी गोरी और छोटी सी चूहिया जैसी मासूम थी। मुझे उससे भयंकर वाला लव हो गया था भाई। मैंने क्या किया, एक मस्त प्रपोजल वीडियो बनाया और पूरे क्लास के सामने प्रोजेक्टर पे चला दिया। नतीजा क्या हुआ, उसने हाँ तो बोला नहीं, उल्टा बेचारी पूरे 2 पीरियड बैठ के जार जार रोई। बात यहां खत्म नहीं हुई। मैं साला 2 महीने उसके पीछे लगा रहा, जब तक कि उस बंदी ने तंग आके ये नहीं कह दिया कि अगर तूने ये सब बंद नहीं किया ना, तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, दूर रह मुझसे। अबे बताओ, मैंने उस टाइम क्या बोला होगा? अरे बड़े भाई, क्या बोला बे? मैंने और वेई झेन ने एक साथ कौतूहल से पूछा। लियू नान तो भाई ये सब सुनकर ही शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था, मानो खुद छत से कूद जाएगा। मैंने बोला, पीछे हटता हूं। बड़े भाई ने सीना चौड़ा करके पूरे हॉस्टल में गूंजने वाली आवाज में हुंकार भरी, और ये पीछे हटना। बड़े भाई ने एक ड्रामाटिक पॉज लिया, पूरी जिंदगी के लिए है। हाँ। जैसे ही बड़े भाई ने ये बोला, हॉस्टल का कमरा ठहाकों से गूंज उठा। हम तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वेई झेन और मैं तो जमीन पर गिरकर पेट पकड़ के हंस रहे थे। बड़े भाई खुद भी अपनी इस चूतियापंती पर हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा और आंखें बंद करके एक ठंडी सांस ली। अबे यार, वो भी क्या नादानी के दिन थे बे। अध्याय 8, जब अपनों ने ही काट दिया। अगली सुबह, ओफ, सिर फटने लगा बे। फांग युआन, मैं ने जैसे ही करवट ली, लगा दिमाग में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। भयंकर सन्नाटेदार दर्द, गला ऐसा सूख रहा था जैसे किसी ने रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मैं आंखें मलता हुआ किसी तरह उठा और पानी पीने के लिए मेज की तरफ बढ़ा। दारू पीने के बाद जो अगली सुबह पछतावा होता है ना, आज मुझे वही फील हो रहा था। रात को थोड़ा ज्यादा ही पेल दिया था भाई। गटक टक 2 गिलास ठंडा पानी पेट में जाते ही थोड़ा होश ठिकाने आया। खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी और कमरों से लौंडों के खर्राटों की आवाजें आ रही थी। मैंने अंगड़ाई ली और जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अबे ये क्या बकचोदी है? हॉस्टल के फर्श पर पीले भूरे रंग का बदबूदार रायता फैला हुआ था। जो फोल्डिंग स्टूल मैंने रात को कायदे से रखे थे, वो टेढ़मेढ़े पड़े थे। और सबसे जबरदस्त कांड, मेज के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर की बेंच, स्टोन स्टूल, रखी हुई थी। अबे ये तो कैंपस के पार्क वाले स्टोन गार्डन की बेंच थी। इतनी भारी सिलसिली पत्थर की चीज को हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर कौन सा बाहुबली उठा लाया बे? तभी नाकों में एक ऐसी सड़ांध बदबू आई कि उल्टी आने को हो गई। दरवाजे के पास आधा इंसान जितना ऊंचा हरे रंग का कचरे का डिब्बा, म्युनिसिपल डस्टबिन, रखा हुआ था। पूरी बदबू उसी में से आ रही थी। अबे ये सड़क का डस्टबिन हॉस्टल के कमरे में क्या कर रहा है? मैं अपना सिर पकड़कर पुरानी यादें खंगालने लगा। हाँ, रात को बियर पीने के बाद बड़ा भाई और लियू नान आपस में भिड़ गए थे कि चल साले ग्राउंड में देखते हैं कौन बड़ा फुटबॉलर है। मैं उन्हें रोकने गया था, पर बाहर ठंडी हवा लगते ही सबका नशा चढ़ गया और सब आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? ब्लैंक, शून्य। तू उठ गया क्या? मेरी आहट सुनकर वेई झेन भी उठा। उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कोई मिसाइल दागी गई हो। बाल एकदम बिखरे हुए, चेहरा सफेद। अबे झेनू, फर्श पे किस कुत्ते ने हक दिया बे? मैंने पूछा। हगा नहीं है बे, वो बड़े भाई याफेंग की उल्टी है। मैंने रात को पोछा मारने की कोशिश की तो उसकी बदबू से मुझे भी उल्टी हो गई। हाँ, हंस मत साले, जाके उन दोनों जानवरों को उठा, सफाई करनी है। वेई झेन सिर सहलाते हुए नीचे उतरा। याफेंग, ओए बड़े भाई, उठ बे, नौटंकी बंद कर।
क्या हुआ बे? बड़ा भाई आंखें मलते हुए उठा। पर भाई साहब, उसकी रजाई के अंदर दो बहुत बड़े गोल गोल उभार बल्जेस दिख रहे थे। अबे तेरी रजाई में क्या बम छुपा रखा है? मैंने हैरान होकर पूछा। बड़े भाई ने रजाई हटाई। अबे भेंचो, मेरी रजाई में दो दो फुटबॉल कौन ठूंस गया? कौन ठूंसेगा बे? तू खुद लाया था। वेई झेन चिल्लाया। रात को बोल रहा था, मैं फुटबॉल को छाती से लगा के सोऊंगा ताकि सपने में मेसी आ जाए। दोनों घूंट घूंट पानी पीकर होश में आए। और ये लियू नान कहाँ है? वो तो आराम से सो रहा है। सबसे शरीफ वही निकला। मैंने कहा, शरीफ? मेरी जूती शरीफ। वेई झेन ने गिलास पटका। लियू नान के बेड पर चढ़ा और सीधे दो कड़क थप्पड़ जड़े। तड़ाक तड़ाक। अबे! लियू नान हड़बड़ा के उठा। और जैसे ही वो उठा, उसकी रजाई के अंदर से एक दो नहीं, सीधे 3 से 4 आवारा बिल्लियां, कैंपस कैट्स, म्याऊ करती हुई बाहर झपटी। अबे साले! सीनियर कैट, ट्राइकलस सीनियर कैट। बड़ा भाई एक 3 रंग वाली बिल्ली को देखकर चिल्लाया, जो तकिए पर एटीट्यूड में खड़ी होकर सबको घूर रही थी। ये लियू नान साला रात को पूरे कैंपस की बिल्लियों को पकड़ पकड़ के बेड पे सुला रहा था। कोई रोक रहा था तो काटने को दौड़ रहा था। वेई झेन ने दरवाजा खोला और बिल्लियां बाहर भाग गई। चलो भाई, सबूत मिटाओ वरना वाड़ा हमारी खाल खींच लेगा। अक्टूबर के महीने में एनजी लैंजिंग शहर का मौसम बड़ा मस्ताना होता है। सुबह रात को ठंड, पर दोपहर की धूप में सिर्फ एक शर्ट काफी होती है। हॉस्टल की उस भयानक क्राइम सीन वाली सफाई निपटाने के बाद मैंने अपनी क्लासेस पूरी की। शाम को बाकी तीनों लौंडे बाहर टहलने निकल गए, पर मुझे कुछ खरीदना नहीं था। इसलिए मैं सीधे यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी में चला आया। काफी दिनों से मैं प्रोफेसर कोंग की वो खास किताब ढूंढ रहा था। आज रैक्स खंगालते खंगालते आखिरकार वो मिल ही गई। आधुनिक गणितीय भौतिकी का गणित पर प्रभाव। मैंने पहला पन्ना खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। मैं फांग युआन, एनजी यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। मेरा सपना आगे चलकर एक बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का है। भले ही अभी रिसर्च की फील्ड तय नहीं थी, पर मैं जानता था कि कॉलेज के 4 साल फालतू की बकचोदी में नहीं गंवाने हैं। गर्मियों की छुट्टियों में गेम खेल खेल के मेरा मुंह आ गया था। लोग मुझे शांत और सीधा साधा समझते हैं, पर सच तो यह है कि मेरे अंदर एक भयंकर जिद्दी और जीतने वाला जुनून है। और एनजी यूनिवर्सिटी, ये तो देश के सबसे तेज दिमागों का अखाड़ा थी। मुझे आज भी अपने ओरिएंटेशन पहला दिन पर उस बूढ़े प्रोफेसर का भाषण याद था। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे सूरमा पैदा किए हैं जिनके नाम भारत और दुनिया के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज है। मैं भी वैसा ही बनना चाहता था। मैं कोई किसी कॉमिक्स का हीरो नहीं था कि आसमान से कोई सिस्टम या सुपर पावर मिल जाएगी और मैं एक दिन में जीनियस बन जाऊंगा। मुझे पता था, अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है तो रातों की नींद हराम करके एक एक किताब को चबाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज से मेरी असली पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अपना हीरो फांग युआन लाइब्रेरी के सन्नाटे में अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेट रहा है, तो दूसरी तरफ झूठ बोलने वाली दोनों बहनें अपने ही बोए हुए कांटों की चुभन से तड़प रही है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल इमोशनल भौकाली स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के कलेजा कांप जाएगा। हर 2-4 मिनट में फांग युआन की आंखें अपने आप टेबल पर पड़े फोन पर चली जाती थी। वो स्क्रीन को देखता, फिर अपनी पलकें झुका लेता और जबरदस्ती किताब पर ध्यान लगाने की कोशिश करता। 6 महीने के प्यार ने ऐसी आदतें छोड़ दी थी जो इतनी जल्दी नहीं छूटती। जब जब वो फोन देखता तो अचानक झटका लगता, अरे मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है। वो मासूम सी याओ याओ जांग अब सिर्फ बीता हुआ कल बन चुकी है। वो टिंग टोंग करके लगातार बजने वाले मैसेज जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, अब सच में हमेशा के लिए बंद हो चुके थे।
फांग युआन को कोई सांस रुकने वाला भयानक दर्द तो नहीं हो रहा था, पर उसका दिल धीरे धीरे एक ठंडे काले गड्ढे में डूबता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें रील की तरह घूमने लगी। फांग युआन, तेरा बेटा कितना समझदार है यार। काश मेरा बच्चा भी ऐसा होता। कहाँ आंटी, मैं तो सोचता हूं थोड़ा और शैतान होता। लॉन्डो को थोड़ा जिद्दी होना चाहिए। ये क्या मार्क्स आए हैं फांग, तू टॉप 3 से भी बाहर हो गया। सॉरी मम्मी। सॉरी मुझसे मत बोल। तूने खुद कहा था कि तू फर्स्ट आएगा। एक मर्द अगर अपने बोले हुए शब्दों की औकात न रख सके तो वो खुद का गुनहगार है। फांग जाई, क्या हम कभी असल जिंदगी में मिलेंगे? क्या तू मुझसे शादी करेगा? मैं तेरे लिए प्यारे प्यारे ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी। अबे पगली, मैं अभी 18 का हुआ हूं। शादी की लीगल उम्र भी नहीं हुई मेरी। मुझे नहीं पता। कसम खा कि तू पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लाइब्रेरी के सन्नाटे में फांग युआन का दिमाग गुमराह होकर भटक रहा था। 18 साल तक की जिंदगी, घुटनों के बल चलने वाले बच्चे से लेकर एनजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनने तक का सफर। अपनी ग्रोथ के दौरान उसने कई बार अकेलापन और दर्द झेला था, और आज का दिन भी वैसा ही था। सुनने में बहुत बचकाना लगे, पर फांग युआन हमेशा सच्चे प्यार पर अटूट भरोसा करता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसकी खूबियों से प्यार करे और उसकी कमियों को भी गले लगा ले। एक ऐसी लड़की जिसके सामने वो बिना किसी झिझक के बेसुरे गाने गा सके और उसे शर्म महसूस ना हो। वो उस लड़की को पलकों पर बिठाकर रखता, कोई चमचा, टैटू लौंडा बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी बनकर, जो डेटिंग से लेकर शादी तक का सफर साथ तय करे। पर इस साली प्रैक्टिकल दुनिया में सच्ची मोहब्बत मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। उसे लगा था कि याओ याओ ही वो लड़की है। वो उसकी बेरंग जिंदगी में धूप की एक चमकदार किरण बनकर आई थी। पर किस्मत का खेल देखो, वो याओ याओ निकली ही नहीं। वो तो सुसी निकली, उसकी खुद की कॉलेज प्रोफेसर। और उस प्रोफेसर मैडम ने, जिसे पूरा कॉलेज सिर आंखों पर बिठाता था, अपने स्टूडेंट को जिंदगी का पहला सबक क्या सिखाया? धोखा और बेदखली। 2 घंटे तक लाइब्रेरी में सिर पकड़कर ख्यालों में खोए रहने के बाद जब फांग युआन के पेट में चूहों ने तांडव मचाया, तब जाकर वो उठा। रात हो चुकी थी। वो अकेला हॉस्टल के कमरे में लौटा। वो तीनों हरामी रूममेट्स याफेंग, लियूनान, वेई झेन शायद बाहर कहीं ऐश मार रहे थे और अभी तक नहीं लौटे थे। खाना ठूंसकर फांग युआन बेड पर लेटा और बेसुध होकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की के बाहर रात का गहरा काला अंधेरा छाया था और दूर जलती स्ट्रीट लाइट्स उसकी धुंधली आंखों के सामने कांप रही थी। हवा के झोंके से बाहर लगे सफेद नीम के पत्तों की छन छन आवाज आ रही थी। कमरे में लाइट नहीं जली थी। फांग युआन बेड से नीचे उतरा, टेबल के पास कुर्सी पर बैठा और अपनी ठोड़ी पर हाथ टिका लिया। दीवारों की दरारों से अकेलापन किसी जहरीले पानी की तरह रिस रिस कर बाहर आ रहा था और उसे डुबो रहा था। अध्याय 9। मुझे तो बस टाइम पास पसंद है। अगले कुछ दिनों तक आसमान पर एक अजीब सी उदासी छाई रही। नीले भूरे बादलों की एक मोटी परत फैली हुई थी और धुंध छा गई थी। उस रात से जो हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई थी, उसने पूरे एनजी शहर को नमी और ठंड से भिगो दिया था। ऐसा लगता था जैसे ये बारिश अब कभी रुकने ही नहीं वाली। ब्रेकअप वाले दिन के बाद सिर्फ एक सुबह धूप खिली थी। उसके बाद से तो काले बादलों ने शहर को पूरी तरह घेर लिया था। उधर सुसी मैडम को अपनी छोटी बहन सुयाओ की फिक्र सता रही थी। वो कॉलेज का काम जल्दी निपटाकर घर लौटीं और साथ में सुयाओ की पसंदीदा पेस्ट्री केक भी ले आई। पर जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का सीन देखकर उनका कलेजा कांप गया। सुयाओ खिड़की के पास बनी बे विंडो पर सुन पड़ी बैठी थी।
वो कांच से अपना माथा टिकाए नीचे सड़क पर आती जाती गाड़ियों और छतरी लगाए लोगों को टकट की बांधकर घूर रही थी। एकदम जिंदा लाश, लॉस्ट सोल की तरह ये ड्रामा पिछले कई दिनों से चल रहा था। सुसी को लगा था कि उसकी बहन एक दो दिन रोएगी, सोएगी और फिर नॉर्मल हो जाएगी, पर मामला बिल्कुल उल्टा था। सुसी को सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि सुयाओं की ये हालत उसके पुराने अवसाद डिप्रेशन, ऑटिस्टिक डिप्रेसिव फेज जैसी लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान का एक कतरा तक नहीं था, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था, बोलना उसने बंद कर दिया था। बस रोबोट की तरह खाना सोना और पूछने पर सिर्फ एक बेजान सी आवाज निकलती, और फिर दरवाजा बंद। याओ याओ, देख मैं तेरे लिए केक लाई हूं। सुसी ने डाइनिंग टेबल पर बिना छुए पड़े दोपहर के खाने को देखा और ठंडी सांस भरकर खिड़की के पास पहुंची। थोड़ा सा खा लेना बेटा। सुयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस कांच के पार नीचे घूरती रही। कुछ देर के सन्नाटे के बाद सुयाओ ने अचानक धीरे से पूछा, दीदी। सुसी ने अपने बालों की लट कान के पीछे की और ऑकवर होकर मुस्कुराई। हां, आज कॉलेज में तूने उसे देखा क्या? नन्ही तो वो सच में बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। सुयाओ के होठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी स्माइल आई, पर सुसी मैडम के लिए अपनी बहन की ये स्माइल किसी डरावने सपने जैसी थी। अबे यार, रो ले पर ऐसे पागलों की तरह हंस मत। पर अगले ही सेकंड सुयाओं की आंखों से आंसू टपक कर गालों पर बहने लगे। पर दीदी, हमारी इस घिनौनी एंट्री ने उसकी जिंदगी में क्या दिया? सिर्फ दर्द ना? बहन को रोता देखकर सुसी का दिल छलनी हो गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर सुयाओं के कांपते कंधों को भींच लिया। इन पिछले दिनों में सुयाओं ने न कुछ ठीक से खाया था, न पिया था। उसके दिमाग में हर सेकंड फांग युआन की वही चेहरे वाली तस्वीर घूम रही थी, जब उसने बारिश में अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाई थी। उसने प्यार में किए सारे वादों की धज्जियां उड़ा दी थी। वो एक धोखेबाज और मतलबी लड़की साबित हो चुकी थी। अब जब फांग युआन उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था, तो उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर निचोड़ दिया हो। सांस लेना भारी हो रहा था। सुसी अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ देर बाद उसके अपने शब्द खत्म हो गए। बड़े लोग अपने दर्द को चेहरे पर नहीं दिखाते, उसे दिल के किसी कोने में दफन कर देते हैं। सुसी सुयाओं की तरह फूट फूट कर नहीं रो सकती थी। वो खुद को बहुत बिजी दिखा रही थी, पर सच्चाई यह थी कि जैसे ही वो खाली बैठती, उसे भी फांग युआन की वो कड़वी बातें याद आने लगती थी। यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स खत्म होने के बाद उसकी उंगलियां अपने आप पॉकेट में जाती और वो अपना वो दूसरा गुमनाम वीचैट अकाउंट लॉगिन करने लगती। फिर अचानक याद आता कि अब इस अकाउंट की कोई औकात ही नहीं बची। कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए जब ढेरों स्टूडेंट्स उसे विश करते, तो वो मुस्कुराकर जवाब तो देती, पर अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खौफ सताता, कहीं सामने से फांग युआन ना आ जाए। अगर वो सामने आ भी गया तो वो क्या करेगी? नजरें चुराकर अनजान बनकर निकल जाएगी ना? कल ही जब वो अपनी ओपन क्लास में लेक्चर दे रही थी, तो उसकी नजरें अनजाने में ही हॉल की हर सीट पर फांग युआन का चेहरा ढूंढ रही थी। भाई साहब, अब तो रायता ऐसा फैला है कि दोनों बहनें अपने ही बनाए जाल में तड़प रही है। क्या सुयाओ सच उगलने वापस फांग युआन के पास जाएगी, या फांग युआन अब अपनी पढ़ाई और एटीट्यूड से इन मैडमों की लंका लगाएगा? एक तरफ सुसी मैडम की क्लास में बेइज्जती और उनके घर का अजीबोगरीब कांड, तो दूसरी तरफ अपने हीरो फांग युआन की कॉलेज लाइफ में भौकाली एंट्री। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल एंटरटेनिंग स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के हंसी नहीं रुकेगी। उस दिन सुसी मैडम अपनी क्लास में लेक्चर तो दे रही थी, पर उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। वो नजरें बचाकर पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी, पर कहीं भी फांग युआन का चेहरा नजर नहीं आया। अंदर ही अंदर एक अजीब सा सन्नाटा
और निराशा छा गई। अबे यार, जो चाहती थी वही तो हुआ, फिर भी ये दिल इतना उदास क्यों है? दोपहर में सुसी अपनी एक सहेली से मिलने यीमे कैफे में गई, पर वहां भी उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। सहेली ने तुरंत ताड़ लिया कि मैडम का ध्यान कहीं और है, और लगे हाथ गॉसिप शुरू कर दी। क्या बात है बे, कहाँ खोई है? अब सुसी क्या बताती कि वो अपने 18 साल के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है, या फिर उस दिन वॉशरूम में हुए उस कांड के बारे में। ये सोचते ही सुसी का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। सहेलियों ने दाल में कुछ काला सूंघ लिया और लगी उसकी ऐसी तैसी करने। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धीरे धीरे रात ढल गई। देखते ही देखते आधा महीना, 15 दिन बीत गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था मालूम? सुसी की छोटी बहन सू याओ अपने ब्रेकअप के सदमे से एकदम रॉकेट की स्पीड में बाहर निकल आई थी। वो पहले की तरह ही चुलबुली और नौटंकीबाज बन चुकी थी। एक दोपहर जब सुसी कॉलेज से घर लौटी तो सू याओ दरवाजे पर ही मुस्कुराती हुई खड़ी मिली। दीदी, आ गई तू? चल जल्दी से मेरे लिए वो मटन चॉप्स, पोक रिब्स बना। सुसी तो खुशी के मारे निहाल हो गई। उसने तुरंत एप्रन बांधा और किचन में जा घुसी। दोनों बहनें हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुसी मशरूम काट रही थी। तभी सू याओ पीछे से आई और उसकी कमर में हाथ डालकर चिपक गई। चल दीदी, मेरे साथ शीशे के सामने चल। अबे रुक न, मशरूम काट रही हूं। सू याओ उसे घसीटकर हॉल में लगे बड़े शीशे के सामने ले गई। शीशे में दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम टू सेम थी। वही कातिलाना नैनंश, वही जहरीला फिगर, एकदम जुड़वा बहने। कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता था कि कौन दीदी है और कौन बहन। यार दीदी, तेरी तुलना में मेरी जांघें थोड़ी मोटी है और कमर भी तेरी जितनी पतली नहीं है, सू याओ ने खुद को घूरते हुए कहा। अबे ढोर, मैं रोज डाइट और जिम करती हूं और तू घर पे बैठकर ठूंसती और सोती रहती है। तेरा फिगर मेरे जैसा होगा तो कुदरत का अपमान नहीं हो जाएगा? सू याओ ने कोई बहस नहीं की। उल्टा उसने बहुत ही हवसी स्टाइल में सुसी के बम पर एक जोरदार हाथ मार दिया। स्पैंक्ड। अबे रंडीबाज, ये क्या बकचोदी है? सुसी चिल्लाई। हाँ, छू लिया तो क्या हुआ? तू भी मेरा छू ले, पागल औरत। मैं खाना बनाने जा रही हूं। सुसी ने झिड़क दिया, पर दिल ही दिल में खुश थी। उसकी पुरानी सिरफरी बहन वापस लौट आई थी। किचन से आवाज आई तो सू याओ बाहर से बोली, दीदी, खाना खाकर मेरे साथ टहलने नीचे चलेगी? सुसी के हाथ से चाकू छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो बंदी महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, वो खुद टहलने जाने को कह रही थी। हा हा, बिल्कुल चलेंगे बेटा। सुसी की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। लोग जैकेट और कोट पहनने लगे थे। सू याओ अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगी थी। एक दिन तो वो अकेले नीचे गई और दुकान से दूध का पैकेट खरीदकर दौड़ती हुई वापस आई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। पर इस नौटंकी बहन ने सुसी की नाक में दम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन सुसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और लीडर्स के साथ मीटिंग में बैठी थी। माहौल एकदम सीरियस था। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। सुसी ने चुपके से फोन निकाला। सू याओ का मैसेज था, दीदी, मैंने एक बहुत ही जबरदस्त नॉवेल पढ़ी है, लिंक भेज रही हूं। मेरी पसंद की है एकदम। सू याओ को वैसी रोमांटिक, दबंग बॉस और मासूम लड़की टाइप की चूतियापा कहानियां पढ़ने का कीड़ा था। सुसी ने सोचा चलो देख लेती हूं। लिंक खोला, 2-4 लाइनें पढ़ी और भाई साहब, सुसी के होश उड़ गए। वो कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं थी, बल्कि एकदम गंदी थ्रिलर इरोटिका, अडल्ट स्मट स्टोरी थी। सुसी का चेहरा मारे शर्म के ब्लीडिंग रेड हो गया। उसने खट से स्क्रीन बंद की और मैसेज टाइप किया, कमीनी, मैं मीटिंग में हूं, घर आके तुझे मारूंगी। शाम को सुसी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंची।
गुस्से में उसने सू याओ के कमरे का हैंडल घुमाया। कमरा अंदर से लॉक था। ओए, दरवाजा खोल सुयाओ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, पर अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, मोर्निंग वाइब्रेटर साउंड आ रही थी। सुसी ने कान दरवाजे से लगाए और अगले ही सेकंड उसका पूरा चेहरा और गर्दन लाल पड़ गई। अबे ये हरामजादी अंदर अपने खिलौनों, टॉयज के साथ खेल रही है। सुसी के पास चाबी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोले। जुड़वा बहन को उस हालत में देखना, ओफ, बहुत ही अजीब फीलिंग थी। अध्याय 10, कॉन्फ्रेंस और नया धमाका। अब ठंड का मौसम पूरी तरह आ चुका था। एनजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पन्ने पलटने की सरसर आवाजें आ रही थी। पिछले एक महीने में फांग युआन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो प्यार मोहब्बत के चक्कर से पूरी तरह बाहर निकल चुका था और पढ़ाई के समंदर में डुबकी लगा रहा था। अबे प्यार नहीं मिला तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? घंटा उसकी लाइफ एकदम सेट थी। क्लास जाओ, लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च पेपर पढ़ो, सीनियर्स की हेल्प करो और हॉस्टल में आकर अपने चूतिए दोस्तों के साथ गेम्स खेलो। जहां उनका दोस्त याफिंग 16,000 मैच खेलने के बाद भी सिल्वर टियर पर अटका हुआ था। फांग युआन का दिल पूरी तरह साफ हो चुका था। वो काल कोठरी से बाहर निकलकर सुनहरी धूप का मजा ले रहा था। ओए, तीसरे नंबर के लौंडे फांग। लाइब्रेरी में उसके पास बैठे लियूनान ने दबी आवाज में उसे कोहनी मारी और अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। फांग युआन ने फोन लिया। स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी के गुप्त फोरम, कॉन्फेशन पेज की एक बहुत लंबी पोस्ट खुली हुई थी। मुझे थर्ड ईयर के सीनियर से शिकायत है। सीनियर, आप सबसे घटिया हो। हमेशा मेरे मामलों में टांग अड़ाते हो, फिर भी इतने भुलक्कड़ क्यों? मुझे डर लगता है कि कोई आपको बेवकूफ न बना दे। जब मैं गुस्सा होती हूं तो आप चिल्लाते भी नहीं। इतने स्वीट क्यों हो? क्या हर लड़की के साथ ऐसे ही हो? बकाब काबका। जब मैं रोती हूं तो मुझे आप बहुत पसंद आते हो सीनियर। आप समझते क्यों नहीं? सीनियर, आई लव यू सो मच। फांग युआन का माथा भनफना गया। अबे ये क्या एनीम वाला चूतियापा पड़ा हुआ है? अरे रे रुक, गलत पोस्ट खुल गई भाई, गलती से मिस्टेक। लियूनान ने झट से स्क्रीन स्वाइप की। ये वाली देख, ये नॉर्मल है। अगली पोस्ट में एक फोटो लगी थी। फांग युआन ने ध्यान से देखा। अबे ये फोटो तो उसकी खुद की थी। किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए चुपके से उसकी फोटो खींची थी, जब वो हाथ में भारी भरकम फिजिक्स की किताबें लिए लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था। भाई साहब, अब तो फांग युआन कॉलेज का नया नेशनल क्रश बन चुका है। क्या सुसी मैडम को जब पता चलेगा कि उनका 18 साल का एक्स अब पूरे कॉलेज की लड़कियों का क्रश बन गया है, तो उनकी जल के राख होगी। एक तरफ सुसी मैडम की क्लास में बेइज्जती और उनके घर का अजीबोगरीब कांड, तो दूसरी तरफ अपने हीरो फांग युआन की कॉलेज लाइफ में भौकाली एंट्री। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल एंटरटेनिंग स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के हंसी नहीं रुकेगी। उस दिन सुसी मैडम अपनी क्लास में लेक्चर तो दे रही थी, पर उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। वो नजरें बचाकर पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी, पर कहीं भी फांग युआन का चेहरा नजर नहीं आया। अंदर ही अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और निराशा छा गई। अबे यार, जो चाहती थी वही तो हुआ, फिर भी ये दिल इतना उदास क्यों है? दोपहर में सुसी अपनी एक सहेली से मिलने यीमे कैफे में गई, पर वहां भी उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। सहेली ने तुरंत ताड़ लिया कि मैडम का ध्यान कहीं और है और लगे हाथ गॉसिप शुरू कर दी। क्या बात है बे, कहाँ खोई है? अब सुसी क्या बताती कि वो अपने 18 साल के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है, या फिर उस दिन वॉशरूम में हुए उस कांड के बारे में। ये सोचते ही सुसी का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। सहेलियों ने दाल में कुछ काला सूंघ लिया और लगी उसकी ऐसी तैसी करने। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धीरे धीरे रात ढल गई।
देखते ही देखते आधा महीना, 15 दिन बीत गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था मालूम? सुसी की छोटी बहन सू याओ अपने ब्रेकअप के सदमे से एकदम रॉकेट की स्पीड में बाहर निकल आई थी। वो पहले की तरह ही चुलबुली और नौटंकीबाज बन चुकी थी। एक दोपहर जब सुसी कॉलेज से घर लौटी तो सू याओ दरवाजे पर ही मुस्कुराती हुई खड़ी मिली। दीदी, आ गई तू? चल जल्दी से मेरे लिए वो मटन चॉप्स, पोक रिब्स बना। सुसी तो खुशी के मारे निहाल हो गई। उसने तुरंत एप्रन बांधा और किचन में जा घुसी। दोनों बहनें हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुसी मशरूम काट रही थी। तभी सू याओ पीछे से आई और उसकी कमर में हाथ डालकर चिपक गई। चल दीदी, मेरे साथ शीशे के सामने चल। अबे रुक न, मशरूम काट रही हूं। सू याओ उसे घसीटकर हॉल में लगे बड़े शीशे के सामने ले गई। शीशे में दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम टू सेम थी। वही कातिलाना नैनंश, वही जहरीला फिगर, एकदम जुड़वा बहने। कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता था कि कौन दीदी है और कौन बहन। यार दीदी, तेरी तुलना में मेरी जांघें थोड़ी मोटी है और कमर भी तेरी जितनी पतली नहीं है, सू याओ ने खुद को घूरते हुए कहा। अबे ढोर, मैं रोज डाइट और जिम करती हूं और तू घर पे बैठकर ठूंसती और सोती रहती है। तेरा फिगर मेरे जैसा होगा तो कुदरत का अपमान नहीं हो जाएगा? सू याओ ने कोई बहस नहीं की। उल्टा उसने बहुत ही हवसी स्टाइल में सुसी के बम पर एक जोरदार हाथ मार दिया। स्पैंक्ड। अबे रंडीबाज, ये क्या बकचोदी है? सुसी चिल्लाई। हाँ, छू लिया तो क्या हुआ? तू भी मेरा छू ले, पागल औरत। मैं खाना बनाने जा रही हूं। सुसी ने झिड़क दिया, पर दिल ही दिल में खुश थी। उसकी पुरानी सिरफरी बहन वापस लौट आई थी। किचन से आवाज आई तो सू याओ बाहर से बोली, दीदी, खाना खाकर मेरे साथ टहलने नीचे चलेगी? सुसी के हाथ से चाकू छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो बंदी महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, वो खुद टहलने जाने को कह रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे बेटा। सुसी की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। लोग जैकेट और कोट पहनने लगे थे। सू याओ अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगी थी। एक दिन तो वो अकेले नीचे गई और दुकान से दूध का पैकेट खरीदकर दौड़ती हुई वापस आई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। पर इस नौटंकी बहन ने सुसी की नाक में दम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन सुसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और लीडर्स के साथ मीटिंग में बैठी थी। माहौल एकदम सीरियस था। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। सुसी ने चुपके से फोन निकाला। सू याओ का मैसेज था, दीदी, मैंने एक बहुत ही जबरदस्त नॉवेल पढ़ी है, लिंक भेज रही हूं। मेरी पसंद की है एकदम। सू याओ को वैसी रोमांटिक, दबंग बॉस और मासूम लड़की टाइप की चूतियापा कहानियां पढ़ने का कीड़ा था। सुसी ने सोचा चलो देख लेती हूं। लिंक खोला, 2-4 लाइनें पढ़ी और भाई साहब, सुसी के होश उड़ गए। वो कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं थी, बल्कि एकदम गंदी थ्रिलर इरोटिका, अडल्ट स्मट स्टोरी थी। सुसी का चेहरा मारे शर्म के ब्लीडिंग रेड हो गया। उसने खट से स्क्रीन बंद की और मैसेज टाइप किया, कमीनी, मैं मीटिंग में हूं, घर आके तुझे मारूंगी। शाम को सुसी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंची। गुस्से में उसने सू याओ के कमरे का हैंडल घुमाया। कमरा अंदर से लॉक था। ओए, दरवाजा खोल सू याओ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, पर अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, मोर्निंग वाइब्रेटर साउंड आ रही थी। सुसी ने कान दरवाजे से लगाए और अगले ही सेकंड उसका पूरा चेहरा और गर्दन लाल पड़ गई। अबे ये हरामजादी अंदर अपने खिलौनों, टॉयज के साथ खेल रही है। सुसी के पास चाबी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोले। जुड़वा बहन को उस हालत में देखना, ओफ, बहुत ही अजीब फीलिंग थी। अध्याय 10, कॉन्फ्रेंस और नया धमाका। अब ठंड का मौसम पूरी तरह आ चुका था।
एनजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पन्ने पलटने की सरसर आवाजें आ रही थी। पिछले एक महीने में फांग युआन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो प्यार मोहब्बत के चक्कर से पूरी तरह बाहर निकल चुका था और पढ़ाई के समंदर में डुबकी लगा रहा था। अबे प्यार नहीं मिला तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? घंटा उसकी लाइफ एकदम सेट थी। क्लास जाओ, लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च पेपर पढ़ो, सीनियर्स की हेल्प करो और हॉस्टल में आकर अपने चूतिए दोस्तों के साथ गेम्स खेलो। जहां उनका दोस्त याफिंग 16,000 मैच खेलने के बाद भी सिल्वर टियर पर अटका हुआ था, फांग युआन का दिल पूरी तरह साफ हो चुका था। वो काल कोठरी से बाहर निकलकर सुनहरी धूप का मजा ले रहा था। ओए, तीसरे नंबर के लौंडे फांग। लाइब्रेरी में उसके पास बैठे लियू नान ने दबी आवाज में उसे कोहनी मारी और अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। फांग युआन ने फोन लिया। स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी के गुप्त फोरम कॉन्फेशन पेज की एक बहुत लंबी पोस्ट खुली हुई थी। मुझे थर्ड ईयर के सीनियर से शिकायत है। सीनियर, आप सबसे घटिया हो। हमेशा मेरे मामलों में टांग अड़ाते हो, फिर भी इतने भुलक्कड़ क्यों? मुझे डर लगता है कि कोई आपको बेवकूफ न बना दे। जब मैं गुस्सा होती हूं तो आप चिल्लाते भी नहीं। इतने स्वीट क्यों हो? क्या हर लड़की के साथ ऐसे ही हो? बकाब काबका। जब मैं रोती हूं तो मुझे आप बहुत पसंद आते हो सीनियर। आप समझते क्यों नहीं? सीनियर, आई लव यू सो मच। फांग युआन का माथा भनफना गया। अबे ये क्या एनीम वाला चूतियापा पड़ा हुआ है? अरे रे रुक, गलत पोस्ट खुल गई भाई, गलती से मिस्टेक। लियू नान ने झट से स्क्रीन स्वाइप की। ये वाली देख, ये नॉर्मल है। अगली पोस्ट में एक फोटो लगी थी। फांग युआन ने ध्यान से देखा। अबे ये फोटो तो उसकी खुद की थी। किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए चुपके से उसकी फोटो खींची थी जब वो हाथ में भारी भरकम फिजिक्स की किताबें लिए लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था। भाई साहब, अब तो फांग युआन कॉलेज का नया नेशनल क्रश बन चुका है। क्या सुसी मैडम को जब पता चलेगा कि उनका 18 साल का एक्स अब पूरे कॉलेज की लड़कियों का क्रश बन गया है, तो उनकी जल के राख होगी। एक तरफ सु याओ, जो खुद को सुसी मैडम की तरह तैयार करके आई है, अपने प्यार को पाने के लिए रो बिलख रही है, और दूसरी तरफ अपना हीरो फांग युआन, जो धोखा खाने के बाद अब सुपर सैवेज कॉल्ड हार्टेड एटीट्यूड किंग बन चुका है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल वोकल ड्रामा स्टाइल में आगे का सीन देखो, पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात गार्डन के अंधेरे कोने में सु याओ एक 3 रंग वाली बिल्ली, सीनियर कैट, को गोद में उठाकर लाड़ लड़ा रही थी। अरे ओ नवाबजादे, म्याऊं तो कर दे यार। इतने टाइम से मेरी टांगों से चिपक के खुजली मिटा रहा है। खाना कब देगा बे? खाना नहीं दे रही तो पैर ही चाट लूं क्या? सु याओ बिल्ली को हवा में झुलाते हुए अपने मन ही मन बातें कर रही थी। यार, क्या आज मेरा फांग युआन यहां आएगा? क्या वो मुझसे मिलने आएगा? तभी टैप टैप टैप। सर्दियों की धुंधली रात में बिल्डिंग के कोने से सूखी पत्तियों पर जूतों की आहट गूंजी। फांग युआन अपनी पॉकेट में ढेरों सॉसेज ठूंसे हुए चला रहा था। कई दिनों से वो इन बेजुबान कैंपस कैट्स को खाना खिलाने नहीं आया था। उसके लिए तो ये प्रोसेस एकदम स्ट्रेस बस्टर, हीलिंग थी। पर जैसे ही उसने छोटे गार्डन में कदम रखा, उसकी नजर झाड़ियों के पार बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्की सी स्ट्रीट लाइट में वो लड़की किसी रॉयल मैडम सीनियर जैसी लग रही थी। लॉन्ग ट्रेंच कोट, सर्दियों की ठंड में भी चमकती हुई गोरी चिट्टी टांगे, और हवा में उड़ते हुए उसके लंबे रेशमी बाल। जब जब हवा चलती, वो उंगलियों से बालों को कान के पीछे समेट लेती। फांग युआन ने दूर से ही ताड़ा, अबे भेंचो, ये तो पक्का थर्ड या फोर्थ ईयर की कोई सीनियर लग रही है। क्या कातिलाना पर्सनालिटी है बे। एनजी यूनिवर्सिटी में इतनी जहरीली पर्सनालिटी वाली लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी, सुसी मैडम को छोड़कर। वैसे तो खूबसूरत लड़की को एक नजर देखना इंसानी फितरत है,
और नजरें हटा लेना इज्जत। पर जैसे ही फांग युआन ने बिल्लियों को बुलाने के लिए सीटी बजाई, वो लड़की पलटी, लाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और फांग युआन का दिमाग सन्न रह गया। टाइम मानो वही जम गया। अबे, ये किसी सीनियर की जगह। सुसी मैडम, प्रोफेसर सु, क्या कर रही है यहां? फांग युआन का चेहरा पल भर में पत्थर जैसा कठोर हो गया। वो बिना एक शब्द बोले खट से घूमा और जाने लगा। कफ कफ। सु याओ, जो सुसी बनकर आई थी, ने तुरंत अपनी खुशी छुपाते हुए प्रोफेसर वाला कड़क एटीट्यूड बनाया। फांग स्टूडेंट, क्या आजकल तुम्हें अपने टीचर्स को विश करने की तमीज नहीं सिखाई जाती? सीधे मुंह मोड़ के भाग रहे हो। फांग युआन ने मन ही मन गाली बकी। मादर, विश करूं तेरी ऐसी तैसी। वो रुका, बिना पीछे मुड़े ठंडे लहजे में बोला, गुड इवनिंग प्रोफेसर सु। बाय बाय प्रोफेसर सु। रुक रुक तो सही। सु याओ घबरा गई। उसने सोचा था कि फांग युआन गुस्सा होगा या चिल्लाएगा, पर यह कोल्ड रिजेक्शन तो जानलेवा था। उसने भागकर फांग युआन की आस्तीन पकड़ी और फिर उंगलियां फिसलते हुए सीधे उसकी कलाई, रिस्ट पर जा टिकी। जैसे ही फांग युआन को उसकी उंगलियों का नाजुक स्पर्श महसूस हुआ, उसने बिजली के झटके की तरह झटक कर अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी आंखों में सु याओ के लिए साफ साफ घिन, डिस्गस्ट तैर रही थी। उस घिन को देखकर सु याओ का दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने आरी से काट दिया हो। आंखें आंसुओं से भर आई, नाक सुड़कने लगी। उसे याद आया, यही फांग युआन जब उससे प्यार करता था तो उसकी हर छोटी से छोटी बेवकूफी वाली बात का भी रात रात भर जागकर जवाब देता था। इतना प्यारा बॉयफ्रेंड उसने खो दिया था। ये उसकी खुद की गलती थी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सु याओ की आवाज कांप रही थी। सॉरी सुसी मैडम, मुझे नहीं पता आप किस बात का ड्रामा कर रही है। मुझे अपने हॉस्टल जाना है। फांग युआन ने मुंह फेर लिया। मैं खास तुम्हारे लिए यहां आई हूं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुन लो ना फांग। फांग युआन ने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। अबे, फिर से वही ढोंग? तू इतनी बड़ी प्रोफेसर, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, फिर भी साला ये ग्रीन टी, चालबाज ड्रामा क्वीन वाला घटिया नाटक क्यों कर रही है मेरे सामने? ठीक है, बोलिए, क्या बोलना है? फांग युआन ने बेरुखी से कहा। क्या हम नीचे बैठकर बात कर सकते हैं? सु याओ ने डरी हुई नजरों से पास की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। यहां कोई देख लेगा तो बात बिगड़ जाएगी। फांग युआन ने चुपचाप पॉकेट से ससेज निकाले, रैपर फाड़ा और जमीन पर बैठकर बिल्लियों को खिलाने लगा। सु याओ अपनी हाई हील्स संभालते हुए घिसटते घिसटते फांग युआन के एकदम पास आकर बैठ गई। इतनी पास कि उसकी बॉडी की महक फांग युआन तक आ रही थी। उसने अपनी चमकदार आंखों से फांग युआन को देखा और बहुत ही धीमी, मिन्नत भरी आवाज में पूछा, तू अभी भी गुस्सा है मुझसे? फांग युआन ने एक बर्फ जैसी ठंडी नजर उस पर डाली। गुस्सा? मैडम, मैं अजनबियों पर अपना गुस्सा जाया नहीं करता। मुझसे गलती हो गई ना। सु याओ ने बेहद ही मासूमियत से उसकी कोहनी को धीरे से छूते हुए मिन्नत की। उसकी वो मखमली, रोती हुई आवाज। फांग युआन के कान खड़े हो गए। ये तो बिल्कुल वही आवाज थी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड याओ याओ जांग देर रात फोन पर रोते रोते निकाला करती थी। पुरानी यादों का झटका लगा, पर फांग युआन का दिल पिघला नहीं। वो एकदम सीधा हुआ। प्रोफेसर सु, उस दिन आपने जो कहा था, क्या मुझे एक एक शब्द रिपीट करने की जरूरत है? अब ये माफीनामा किसके लिए है? सु याओ ने अपने होंठ जोर से भींच लिए। उसका सिर झुक गया। दिल में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। पर फिर भी वो अंदर ही अंदर खुश थी। कम से कम वो अपने फांग जाइच के सामने तो खड़ी थी ना। पिछले कई दिनों की तड़प के बाद उसे अपना प्यार देखने को तो मिला। 2 मिनट पहले जब उसने फांग युआन के आने की आहट सुनकर सिर उठाया था।
भाई साहब, अब तो मामला आर पार का हो गया है। सु याओ, जो सुसी बनकर आई है, क्या फांग युआन के पैरों में गिरकर सारा सच, अपनी जुड़वा बहन और असली पहचान का सच उगल देगी? या फांग युआन इसे सिर्फ प्रोफेसर मैडम का एक और माइंड गेम मानकर लात मार देगा? एक तरफ सु याओ, जो सुसी मैडम बनकर आई है, अपने प्यार के लिए हर हद पार करने पर आमादा है, और दूसरी तरफ अपना हीरो फांग युआन, जो दिल से कितना भी कॉल्डाटर बनने की कोशिश करे, पर साला उसका इंसानियत वाला दिल उसे दगा दे ही देता है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल ड्रामा स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अपने दिल में ढेरों दिनों की तड़प और उम्मीद दबाए सु याओ ने जब फांग युआन को देखा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। जिस लड़की को अकेले घर से बाहर निकलने में खौफ आता था, वो सिर्फ फांग युआन के लिए हिम्मत जुटाकर अकेले बाहर आई थी। अपनी बहन सुसी से झूठ बोला था, और अब जब वो फांग युआन के सामने खड़ी थी, तो लगा उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई। उसने मन ही मन सोच लिया था, चाहे फांग युआन का एटीट्यूड कितना भी जहरीला क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने अपनी कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहना शुरू किया, फांग युआन, घर वापस जाने के बाद मैंने रात रात भर सोच विचार किया है। मुझे समझ आया कि मैंने जो किया वो बेहद गैर जिम्मेदाराना था। मैंने प्यार को एक खेल समझ लिया था। एक गर्लफ्रेंड की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सोचे बिना मैं बहुत मतलबी बन गई थी कि कहीं मेरी पर्सनल लाइफ खराब ना हो जाए। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूं फांग, प्लीज मुझे माफ कर दो। सु याओ ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने इतनी लंबी बात नहीं की थी। उसकी उंगलियां आपस में ऐंठ रही थी। वो अपनी रुलाई रोक रही थी। मैं घर पर सो नहीं पाती फांग। कुछ भी करती हूं तो बस हमारी डेटिंग की यादें आती है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम जो सजा दोगे, मैं भुगतने को तैयार हूं। बात खत्म हुई। सन्नाटा छा गया। सर्दियों की ठंडी हवाएं चल रही थी। माहौल में एक अजीब सा दबाव था। फांग युआन ने कुछ देर सोचा, और जो जवाब दिया उसने सु याओ के होश उड़ा दिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। सु याओ की आंखों में एकदम से चमक आ गई। सच में? हां, सच में। फांग युआन ने बर्फ जैसी ठंडी नजर उस पर डाली, और माफी मिलने के बाद, मेरी गुजारिश है कि प्रोफेसर सुसी अब हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाए। ये कहते ही फांग युआन मुड़ा और बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ गया। सु याओ का दिल पल भर में जम गया। अबे, ये क्या कह गया? फांग युआन ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। मीठे बोलों से कभी वो जख्म नहीं भरते जो धोखे ने दिए थे। सु याओ एक सेकंड को सुन खड़ी रही। फिर उसे एहसास हुआ, अगर आज इसे जाने दिया तो ये जिंदगी भर के लिए हाथ से निकल जाएगा। वो बदहवास होकर उसके पीछे भागी, पर सूखी पत्तियों और नुकीली टहनियों के ढेर पर हाई हील्स पहनकर भागना मौत को दावत देने जैसा था। धड़ाम, एक भयानक दर्द भरी चीख गूंजी। सु याओ मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। धूल उड़ गई। सूखी पत्तियां हवा में उछलकर नीचे गिरी। आह! सु याओ की जांग पर भयानक जलन महसूस हुई। उसने जांग पकड़ ली। उसकी चीख निकल गई। आगे बढ़ते फांग युआन के कदम पल भर के लिए रुके। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, मुड़कर मत देख फांग। सुसी मैडम गिरे या मरे, तुझे क्या? 1 महीने पहले तुझे लात मार के भगाया था। अब गिर के नौटंकी कर रही है। यह भी कोई ग्रीन टी ड्रामा होगा। पर फांग युआन का दिल पत्थर का नहीं था। बचपन से मिली परवरिश ने उसे ऐसा नहीं बनाया था कि कोई लड़की जमीन पर दर्द से तड़पे और वो चला जाए। सिर्फ एक नजर देखूंगा, अगर ज्यादा कुछ नहीं होगा तो चला जाऊंगा, फांग युआन ने खुद से कहा और मुड़ा। पर जमीन पर पड़ी सु याओ उठ ही नहीं पा रही थी। उसने अपनी गोरी जांग को कसकर पकड़ रखा था।
चेहरा दर्द से ऐंठ गया था और उसकी उंगलियों के बीच से लाल सुरख खून बह रहा था। अबे, चोट लग गई क्या? फांग युआन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने तुरंत फोन की टॉर्च ऑन की और जहां पर लाइट मारी। रोशनी पड़ते ही फांग युआन का माथा भनफना गया। कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा कट, डीप वाउंड लगा था। चमड़ी छिल गई थी और खून तेजी से रिसाव मारकर उसकी गोरी जांग पर नीचे बह रहा था। अबे भेंचो, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। बहुत दर्द हो रहा है फांग। सू याओ कांप रही थी। हाथ हटा, मुझे देखने दे। फांग युआन ने ध्यान से देखा। पास ही जमीन पर एक टूटी हुई नुकीली टहनी पड़ी थी, जिसका कोना छुरे की तरह तेज था। ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ ऊपर की स्किन छिली है। मेडिकल रूम, इंफर्मरी चलकर पट्टी करवानी पड़ेगी। फांग युआन ने आसपास देखते हुए कहा। तुम मुझे उठाओगे नहीं? सु याओ ने अपनी नम, चमकदार आंखों से उसे देखा। उसकी उस मासूम, बेबस शक्ल को देखकर फांग युआन को एक पल के लिए लगा, अबे, ये इतनी मेच्योर प्रोफेसर मैडम अचानक इतनी बच्ची जैसी क्यों लग रही है? फांग युआन ने जबरदस्ती अपना चेहरा कठोर बनाया और उसकी बाह पकड़कर खींचने की कोशिश की। चल, उठ। पर सु याओ तो जैसे जमीन से चिपक गई थी। उसने उठने का नाटक भी नहीं किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह, दर्द दर्द दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, तो खुद उठने की कोशिश करना। फांग युआन, तुम थोड़े ज्यादा बेरहम नहीं बन रहे? सु याओ ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, आपसे तो बहुत कम हूं मैडम। फांग युआन ने ऊपर से उसे घूरा। सु याओ डर के मारे सिमट गई। उसे पता था कि गलती उसी की है, इसलिए वो फांग युआन की कड़वी बातों का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। तुम थोड़े प्यार से उठाओगे तो शायद मैं खड़ी हो जाऊं। सु याओ ने अपने भीगे होंठ दबाते हुए भीगी आवाज में मिन्नत की। ठीक है। फांग युआन झुककर उसे गोद में प्रिंसेस कैरी उठाने ही वाला था कि सु याओ ने झपटकर उसकी गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल दी और इतनी कसकर पकड़ा कि फांग युआन का गला ही घुट जाए। अबे, ये क्या कर रही है? छोड़। फांग युआन हैरान रह गया। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे 2 मिनट ऐसे ही रहने दो, मैं नहीं खड़ी हो सकती। सु याओ ने कोई मौका नहीं छोड़ा। फांग युआन आधा झुका हुआ था, न बैठ पा रहा था, न खड़ा हो पा रहा था। पोजीशन भयंकर अनकंफर्टेबल थी। पर सु याओ को तो जैसे खजाना मिल गया था। उसने अपना चेहरा फांग युआन के सीने में छुपा लिया और उसकी बॉडी की महक को जोर से अपनी सांसों में खींचने लगी। आह, कितना मस्त स्मेल है। फांग युआन के कपड़ों से डिटर्जेंट और उसकी बॉडी की एक बहुत ही अनोखी, गर्म महक आ रही थी। बिल्कुल वही महक जो उस दिन उसकी जैकेट से आ रही थी। सु याओ उस महक में पूरी तरह टुन नशे में होने लगी। वो अपना सिर फांग युआन की छाती पर रगड़ रही थी और मुंह से झूठी कराहें निकाल रही थी। आह, बहुत दर्द हो रहा है फांग, बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब। अब तो सु याओ ने अपनी हवसी और दीवानी साइड दिखा दी है। क्या फांग युआन को समझ आएगा कि उसके सीने से चिपकी ये लड़की सुसी मैडम नहीं, बल्कि उसकी असली ऑनलाइन वाली याओ याओ है? एक तरफ अपनी असली लवब्रेन दीवानी सु याओ, जो अपनी प्रोफेसर बहन सुसी की शक्ल में आई है, बेशर्मी की सारी हदें पार करके फांग युआन से चिपक रही है, और दूसरी तरफ अपना हीरो फांग युआन, जो इस जहरीली ग्रीन टी के जाल से बचने के लिए अपने घुटनों पर चुटकी काट काट कर होश में रहने की कोशिश कर रहा है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल वोकल ड्रामा स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो। सु याओ फांग युआन के सीने से चिपकी उसकी गर्दन की महक सूंघ रही थी। दर्द तो कब का गायब हो चुका था। अब तो उसका दिल कर रहा था कि किसी तरह बहाना बनाकर फांग युआन की शर्ट का एक कपड़ा फाड़ ले, ताकि रात को उसे छाती से लगाकर सो सके। उसकी गरम गरम सांसें फांग युआन की गर्दन पर पड़ रही थी। फांग युआन का दिमाग खराब हो गया।
उसने जोरदार झटका देकर सुयाओं को दूर धकेला। अबे, कुतिया है क्या साली? सूंघे ही जा रही है। बिल्लियों को ससेज खिलाने का सारा मूड इस पागल एक्स ने खराब कर दिया था। गुस्से में ये गाली फांग युआन के मुंह से निकल तो गई, सुयाओं का चेहरा वही जम गया। वो टकट की बांधे फांग युआन को देखने लगी। चांदनी रात में साफ दिख रहा था। अगले ही सेकंड उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और उनमें आंसू छलक आए। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां कस ली। फांग युआन को थोड़ा लगा कि कड़वा बोल दिया, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। साली प्रोफेसर मैडम को अपनी औकात और मेरा एटीट्यूड समझ आना चाहिए। बेहतर होगा गाली खा के चिल्लाए और हमेशा के लिए दफा हो जाए। परसों आओ भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल की सिरफिरी निकली। वो रोने के बजाय अचानक आगे बढ़ी और भयंकर जिद के साथ फांग युआन की बाह पकड़ ली। चेहरा फांग युआन के कान के एकदम पास ले जाकर उस सन्नाटे में बहुत ही धीमी फुसफुसाहट में बोली, भौ भौ। फांग युआन सुनना। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुयाओं के चेहरे पर एक शैतानी चतुर मुस्कान फैल गई जो छुपाए नहीं छुप रही थी। अबे, अगर चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन पुडों की अरबती बिजनेस वुमन सु रुशवान को पता चलता कि उसकी 26 साल की बेटी एक 18 साल के लौंडे को पटाने के लिए कुत्ते की आवाज निकाल रही है, तो पुडों के सारे रईसबाज अपना सिर दीवार पर मार मार के फोड़ लेते। इसे कहते हैं असली लवब्रेन, प्यार में पागल दिमाग। 26 साल की उम्र तक जिस सुयाओं ने कभी किसी लौंडे को मुंह नहीं लगाया था, उसका लवब्रेन आज ऐसा ट्रिगर हुआ था कि उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी, उल्टा मजा आ रहा था। अब तो गुस्सा छोड़ दो ना फांग, प्लीज। फांग युआन भैया, फांग भैया। सुयाओं ने अपनी पूरी मक्खनबाजी का पिटारा खोल दिया। बचपन से उसने कभी किसी से मिन्नतें नहीं की थी, पर इस काम में वो पैदाइशी उस्ताद निकली। फांग युआन का 18 साल का गर्म खून उबलने लगा। सामने एनजी यूनिवर्सिटी की सबसे हॉट, सबसे एलिगेंट प्रोफेसर खड़ी थी, जिसकी लंबी गोरी टांगे, पतली कमर और जहरीला फिगर किसी भी मर्द को घुटनों पर ला दे। और वो प्रोफेसर मैडम हाथ पकड़कर कातिलाना कॉन्ट्रास्ट वाले एक्सप्रेशन बनाकर उसे बहुत ही मखमली आवाज में फांग भैया, ब्रदर कहकर पुकार रही थी। ये तो सीधे सीधे दिमागी हमला, साइकोलॉजिकल डैमेज था। फांग युआन ने खुद को होश में लाने के लिए अपनी जांग पर जोर से चुटकी काटी। अबे फांग, होश में आ। ये ग्रीन टी चुड़ैल तुझे फंसा रही है। मैं तुझे मेडिकल रूम ले जा रहा हूं। या तो चुपचाप चल, या मैं 2 लौंडों को बुलाकर तुझे उठवाता हूं। 3 तक गिन रहा हूं। 3। फांग युआन ने रूखे लहजे में कहा। तू कितना पत्थर दिल है यार। 2। हाँ ठीक है, तू ही ले चल। सुयाओं ने खींचकर उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। वो धूल झाड़ते हुए फांग युआन से एकदम सटकर खड़ी हो गई, जैसे ढील मिलते ही वो भाग जाएगा। चल सकती है? हाँ, अब उतना दर्द नहीं है, तो अपना पूरा 100 किलो का वजन मेरे कंधे पर क्यों लाद रखा है? फांग युआन ने खिंचकर कहा। अबे, 100 किलो किसकी मां का वजन है? मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है और वजन सिर्फ 47 किलो है। सुयाओं ने झट से अपनी फिटनेस का बखान किया। अबे, तुझसे पूछा किसी ने? सुयाओं ने लंबी सांस ली। फांग युआन की डांट से वो थोड़ी चिढ़ी, पर अगले ही पल उसका दिल खुशी से झूम उठा। रात के अंधेरे में बिल्डिंग के पीछे वाले सुनसान रास्ते पर वो फांग युआन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसा उसने कोरियन ड्रामा और एनीम में देखा था। आह, काश मैं रोज ऐसे ही घायल हो जाऊं, ताकि रोज इसके साथ ऐसे टहल सकूं। सुयाओ मन ही मन फंतासी में खो गई। जरा तेज चल, मुझे हॉस्टल जाके गेम खेलना है। फांग युआन ने पल भर में उसकी फंतासी का कचरा कर दिया। गेम खेलना इतना जरूरी है क्या? मेरे से भी ज्यादा। सुयाओं के मुंह तक ये बात आई, पर उसने अपने होंठ दबा लिए।
उसे पता था कि फांग युआन क्या जहरीला जवाब देगा। तभी सु याओ के दिमाग में बिजली कौंधी। अबे, अगर मैं मेडिकल रूम गई तो वहां ढेरों स्टूडेंट्स होंगे, वो हमें साथ देख लेंगे और फिर फांग युआन को भागने का बहाना मिल जाएगा। रुक, मैं मेडिकल रूम नहीं जा सकती। सु याओ ने कदम रोक लिए। क्यों भाई, अब क्या ड्रामा है? वहां बहुत सारे बच्चे होंगे, वो हमें इस हालत में देखेंगे तो फालतू की अफवाहें उड़ेंगी। मैडम, मैं तो बस एक सीधा साधा स्टूडेंट बनकर अपनी प्रोफेसर को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। फांग युआन सफाई से मुकर गया। नहीं, नहीं जाना। सु याओ उंगलियों पर खड़ी हुई और उसके कान के पास झुककर लजाते हुए बोली, मेरे ऑफिस, डिपार्टमेंटल ऑफिस, चल। वहां कोई नहीं है। अध्याय 13। आ, मेरा गुस्सा शांत कर दे। फांग युआन का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर उसे भी समझ आ रहा था कि ऑफिस जाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। सुसी मैडम पूरे एनजी यूनिवर्सिटी की नेशनल क्रश और हॉट टॉपिक थी। अगर रात के अंधेरे में किसी स्टूडेंट ने उन्हें किसी फ्रेशर लौंडे की बाहों में झूलते देख लिया तो अगले दिन फोरम पर रायता फैल जाएगा। और फांग युआन अपनी शांत, पढ़ाई लिखाई वाली लाइफ में कोई बवंडर नहीं चाहता था। उसका सपना बड़ा था, मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप उठाना, माता पिता का नाम रोशन करना। फांग युआन चुप रहा। उसकी खामोशी को सु याओ ने हां मान लिया। सु याओ का दिल धक धक करने लगा। उसके होठों पर एक दबी हुई शैतानी मुस्कान आ गई। दोनों ने आपस में जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाई और एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए खाली पड़े डिपार्टमेंटल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। भाई साहब, अब तो बंद कमरे में प्रोफेसर मैडम का ऑफिस होगा। रात का अंधेरा होगा और पट्टी बांधने के बहाने सु याओ की अय्याशी शुरू होगी। क्या फांग युआन इस बंद कमरे में खुद को बचा पाएगा या सु याओ अपनी असली पहचान उगलकर धमाका करेगी? एक तरफ सु याओ, जो अपनी जुड़वा बहन सुसी बनकर आई है, अपने प्यार के लिए सारी मर्यादाएं भूलकर हवसी और दीवानी हो चुकी है, और दूसरी तरफ अपना हीरो फांग युआन, जो जख्म पर कॉटन लगाने के बहाने गर्दन पर सीधे दांत गड़वाकर हिकी बाइट हॉस्टल लौटा है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल वोकल ड्रामा स्टाइल में आगे का सीन देखो, पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सु याओ रहा चलते बार बार मुड़कर फांग युआन को देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि लौंडा अभी रफूचक्कर हो जाएगा। फांग युआन के दिमाग में भागने का प्लान तो चल रहा था, पर जब उसकी नजर सु याओ की लंगड़ाती हुई चाल पर पड़ी तो साला उसका इंसानी दिल फिर पिघल गया। वैसे सच कहें तो बात डरावनी थी। सुसी मैडम इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थी। उनका खुद का एक प्राइवेट ऑफिस था कैंपस के साउथ वेस्ट कोने में, पोशवा लेक के पास। वहां एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे सिर्फ बड़े वीआईपीज और सम्मेलनों के लिए खोला जाता था। आम प्रोफेसरों को तो ऑफिस नसीब नहीं होता था, पर सुसी मैडम का प्रोफाइल ही अलग था। येल यूनिवर्सिटी याले से सोशल साइंस और फिलॉसफी में डबल मास्टर्स, पहले ही साल में टॉप रेटिंग और 5 बड़ी रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। ऊपर से यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंसर सु रुशवान की लाडली। झील के किनारे चांदनी चमक रही थी। दीवार पर लटकी बेलों से ढकी पुरानी क्लॉक टावर रात के सन्नाटे में थोड़ी डरावनी लग रही थी। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। कोई नहीं है यहां, इधर आना छोटे सरकार, यंग मास्टर। सु याओ ने आंख मारते हुए आवाज दी। छोटे सरकार? इस प्यार भरे शब्द ने फांग युआन के दिल में छर्रा मार दिया। अगर उसकी असली याओ ऑनलाइन वाली उसे ऐसे बुलाती तो वो खुशी से फूले न समाता, पर अब फांग युआन ने मुंह बना लिया और अजनबी बनने का नाटक करने लगा। फांग स्टूडेंट, पहले तो तुम इतने कड़क और बेरुखे नहीं थे। सु याओ ने अपनी नन्ही उंगलियां हवा में नचाते हुए मुंह बनाया। इतने बेरहम क्यों बन रहे हो?
माफ करना सुसी मैडम, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अगर आप पुरानी बातों को पकड़कर बैठी रहेंगी। बस कर, सु याओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। तू आखिर चाहता क्या है मुझसे? मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। ब्रेकअप तो हो चुका है ना? न मैं आपकी लाइफ में दखल दे रहा हूं, ना आप मेरी लाइफ में दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज आप 18 साल के इस कॉलेज स्टूडेंट के साथ ये कौन सा माइंड गेम खेल रही है। फांग युआन का गुस्सा उबल पड़ा। आखिर उसकी पहली मोहब्बत थी यार। 6 महीने तक जिस लड़की के साथ उसने हसीन सपने बुने थे, उसने एक झटके में सब तोड़ दिया था। और अब वही लड़की सामने आकर पूछ रही थी, क्या तुम मुझे समझते नहीं? सु याओ ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आवाज एकदम दबी हुई लाचार हो गई। मैं कोई खेल नहीं खेल रही फांग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हाँ मैडम, मुझे प्यार करने वाली लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। अगर आप भी लाइन में लगना चाहती हैं तो 100 नंबर के बाद आपका नंबर आएगा। क्या मैं बिना लाइन के आगे नहीं आ सकती? सु याओ ने बीच में ही टोक दिया। आप खुद को समझती क्या है? आप कहेंगी और मैं छलांग लगाकर आपके गले में माला डाल दूंगा। फांग युआन हंस पड़ा। ठीक है, तो मैं 100 नंबर वाली लाइन में खड़े होने को तैयार हूं। सु याओ ने हिम्मत नहीं हारी। अबे, मैं लाइन की बात ही नहीं कर रहा। फांग युआन का दिमाग सन्न रह गया। आप तो कह रही थी कि आपको कभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। हां, पर अब मैंने इरादा बदल लिया है। अब मुझे सिर्फ प्यार करना है, और वो भी सिर्फ तुमसे। पागल हो गई है क्या? कॉलेज की छोटी लड़कियां क्या कम है जो मैं आपसे? वो लड़कियां बेकार है। सु याओ ने तुरंत काटा। उन्हें प्यार करना नहीं आता। मैं तुमसे 8 साल बड़ी हूं, और बड़ी लड़कियां दीदी, ओल्डर सिस्टर, ज्यादा प्यार और देखभाल करना जानती है। ये कहते कहते सु याओ ने जरा सी भी शर्म किए बिना अपने लॉन्ग ट्रेंच कोट का नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा दिया। रात की चांदनी में उसकी लंबे, गोरी और कातिलाना टांगे चमक उठीं। हालांकि जांग पर लाल जख्म का निशान था, पर उस निशान ने उसकी खूबसूरती में एक जहरीला, मदहोश कर देने वाला सेंसुअलिटी जोड़ दिया था। और वैसे भी मेरा फिगर उन कॉलेज की बच्चियों से 1000 गुना बेहतर है। देख ले, सु याओ ने बेबाकी से कहा। फांग युआन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत मुंह फेरा। अबे, ये क्या नौटंकी है? मुझे मत समझ कि मैं हर किसी के सामने ऐसा करती हूं। मैंने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो। मैं अपनी चीजें तुम्हें नहीं दिखाऊंगी तो किसे दिखाऊंगी? सु याओ का पारा भी चढ़ गया। वो दर्द को भूलकर झपटी और फांग युआन को ढकेलते हुए सीधे अपने ऑफिस के दरवाजे की तरफ ले गई। चल अंदर, बहुत हो गया। अबे, क्या कर रही है? तेरी आग बुझाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी आग तूने ही लगाई है, तो तू ही बुझाएगा। चल अंदर। ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ। अंदर खूबसूरत गमले, फिलॉसफी की किताबें और बंद खिड़कियां थी। सु याओ टेबल पर जा बैठी। उसकी लंबी टांगे नीचे लटक रही थी। हील्स निकलकर गिर चुकी थी। आह, जल रहा है। फांग युआन जब रुई में मेडिकल अल्कोहल लगाकर उसकी जांग के जख्म पर लगा रहा था, तो सु याओ दर्द के मारे फांग युआन के कंधों पर घूंसे मार रही थी। ठंड रख। गार्डन में कूदेगी तो बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे क्या? थोड़ा सहना पड़ेगा। फांग युआन ने डांटते हुए बहुत ध्यान से रुई घुमाई, पर जैसे ही अल्कोहल जाम के अंदर गया, सु याओ का सब्र टूट गया। उसने चीखते हुए फांग युआन की गर्दन को दोनों हाथों से दबोचा और सीधे उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। बाइट हिकी। उफ। अबे साला, छोड़। फांग युआन दर्द और सनसनी से बिलबिला उठा, पर सु याओ ने तब तक गर्दन नहीं छोड़ी जब तक उसका दर्द कम नहीं हुआ। उसने अपनी गर्मागर्म जीभ और होठों से फांग युआन की गर्दन पर वो निशान छाप दिया था। हो गया, अब हट। फांग युआन ने रुई कचरे में फेंकी और बोतल बंद की। सु याओ अपना गाल हाथ पर टिकाकर मुस्कुराते हुए फांग युआन को घूर रही थी।
फांग, क्या तुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना किस्मत, डेस्टिनी है? बिल्कुल नहीं, बस एक घटिया इत्तेफाक है। झूठ। जब तूने कॉलेज में मेरी उंगली में वही सेम रिंग, मैचिंग रिंग देखी थी, तब तेरे दिल में लड्डू फूटा था ना? सुयाओ ने आंख मारी और टेबल से नीचे उतरकर उसके आगे पीछे मंडराने लगी। मुझे हॉस्टल जाना है। फांग युआन ने दरवाजा खोला। फांग, मैं मान लेती हूं कि तूने मुझे माफ कर दिया, और अब मेरा अगला स्टेप तुझे वापस पटाना, पैचअप है। सुयाओ ने पीछे से चिल्लाकर कहा। पैचअप? तुझे डर नहीं लगता कि कॉलेज वालों को पता चल जाएगा? फांग युआन ने मुड़कर घूरा। डर लगता है, इसीलिए तो हम सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट डेटिंग करेंगे। सुयाओ ने अपनी उंगलियों से छुपकर मिलने का इशारा किया और कातिलाना स्माइल दी। दिमाग का इलाज करवा ले। फांग युआन बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। रात के 9 बज रहे थे। फांग युआन जब अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो उसका दिमाग कांच की तरह बिखरा हुआ था। अबे ओए लाडले, बिल्ली को खाना खिलाने गया था या जंगल में शिकार करने? इतनी देर क्यों हो गई? उसके रूममेट लियू ना ने गेम खेलते खेलते पूछा। तभी दूसरा रूममेट वेई चेन कमरे में आया। उसकी नजर सीधे फांग युआन की गर्दन पर पड़ी। अबे भाई, तेरी गर्दन पर यह लाल सुरख गड्ढा और दांत का निशान कैसा है बे? फांग युआन ने अपनी गर्दन छुई और दांत पीसते हुए बोला। कुछ नहीं बे, एक पागल कुतिया ने काट लिया। दूसरी तरफ शहर के सबसे पॉश अपार्टमेंट में असली प्रोफेसर सूसी अपने स्टडी रूम में बैठी काम कर रही थी। कमरे में मछली का एक्वेरियम, पुदीना के गमले और ढेर सारी फिलॉसफी की किताबें थी। सूसी ने चश्मा उतारा, बाहें फैलाकर आलस मोड़ा। उसका कातिलाना फिगर निखर कर सामने आया। रात के 8:10 बज गए। पेट में चूहे भी नहीं कूद रहे। उसने अपने सपाट पेट पर हाथ फेरा। उसने अपनी छोटी बहन सुयाओ के लिए खाना बनाने का सोचा था, पर सुयाओ आज अकेले बाहर गई हुई थी। सुसी को अपनी बहन की चिंता हुई तो उसने फोन निकालकर मैसेज किया। कहाँ भटक रही है? घर कब आएगी? तुरंत सुयाओ का मैसेज आया। बस थोड़ी देर में आ रही हूं दीदी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। सुसी ने मुस्कुराते हुए फोन रखा। उसे क्या पता था कि उसकी मासूम सीधी साधी बहन उसके ही नाम का इस्तेमाल करके कॉलेज के एक 18 साल के फ्रेशर लौंडे की गर्दन पर अपने दांत गाड़कर और अपनी टांगे दिखाकर आ रही है। भाई साहब, अब जब सुयाओ घर लौटेगी और सुसी मैडम उसकी जांग का जख्म और उसके चेहरे की हवसी मुस्कान देखेंगी, तब क्या हंगामा होगा? क्या सुसी मैडम को समझ आएगा कि उनकी बहन किस लौंडे के पीछे पागल हो चुकी है?